नमस्कार दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। सरकार ने प्रदेश में 15 नए राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने की घोषणा की थी, जिसमें से अब तक केवल 2 चंदौली और भदोही ही संचालित है। नेमिशारण्य, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और चित्रकूट में आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ सका। कई जिले में जमीन व बजट स्वीकृत होने के बावजूद परियोजना रोक दी गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार सरकार अब बेहतर विकल्पों पर विचार कर रही है और निजी ट्रस्ट संचालित विद्यालयों को शामिल करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कर्मियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा तोहफा दिया है। अब उनकी तैनाती गृह जिले में ही की जाएगी और प्रमोशन के बाद भी स्थानांतरण नहीं होगा। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय नर्सेज अधिवेशन में डिप्टी सीएम ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग की नर्सों को भी गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। इससे कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा और भत्तों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाली नर्सों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। इन्वेस्ट यूपी इस यात्रा की रूपरेखा तैयार कर रहा है और एक 5 सदस्यीय टीम पहले इन देशों में जाकर संभावित निवेशकों से मुलाकात करेगी। सीएम योगी का लक्ष्य है यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और इसे औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। विदेश दौरे के दौरान ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मशीनरी सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा। यह दौरा प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसके तहत ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, फूड डिलीवरी और फ्लीट ऑपरेटर कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। नई नीति में 10 दोपहिया, तिपहिया या 4 पहिया वाहन और 25 ई बस या ई गुड्स कैरियर तक पर लाभ दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर 5,000, 4 पहिया पर 1 लाख और बस पर 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। पंजीकृत फार्मों को जीएसटी परमिट और व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह नीति प्रदूषण घटाने और ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार मार्च 2026 तक 3 चरणों में 1,93,862 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने जा रही है। यह नियुक्तियां प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर की जाएगी। हर चरण में करीब 65,000 पद भरे जाएंगे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। राज्य में 2018 के बाद नई नियुक्तियां नहीं हुई है, जिससे लगभग 1,94,000 पद खाली है। नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इससे स्कूलों में शिक्षक कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने एसआईआर अभियान की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को 15 नवंबर तक गन्ना प्रपत्र 100% वितरित करने का आदेश दिया। उन्होंने बीएलओ के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मतदाता पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के प्रचार पर भी जोर दिया गया। धीमी प्रगति वाले जिलों को तेजी लाने के निर्देश मिले हैं। गन्ना प्रपत्र जमा करने वालों के नाम 9 दिसंबर 2025 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में नवंबर माह का मुफ्त राशन वितरण 25 नवंबर तक किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी दुकानों पर ई पास मशीनों से वितरण और क्यूआर कोड आधारित सत्यापन अनिवार्य किया है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो और अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। विभाग ने दुकानदारों को नेटवर्क और मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है, ताकि राशन वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। कार्ड धारकों से समय पर राशन लेने की अपील की गई है।
बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण नियमों की 51% इक्विटी बेचने की तैयारी बताई जा रही है। इस कदम के खिलाफ बिजली विभाग और अभियंताओं में नाराजगी है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण का विरोध करने की घोषणा की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार चुनाव के बाद बिजली दरें बढ़ाने और निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा कि किसी को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ है, इसलिए वह इसे नहीं गाते। बर्क ने कहा कि उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी संसद में इसका विरोध किया था। सांसद ने कहा कि हमारा धर्म केवल एक अल्लाह की इबादत की इजाज़त देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रगान का पूरा सम्मान करते हैं और उसे सम्मान पूर्वक गाते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर संकट गहराता जा रहा है। फरवरी 2020 में जारी 90,640 चौकीदारों और अनुचरों की भर्ती का आदेश 5 साल बाद भी लागू नहीं हो सका। नतीजन 90,000 से अधिक विद्यालय बिना सुरक्षा कर्मियों के संचालित हो रहे हैं। स्कूलों में चोरी, तोड़फोड़ और गंदगी जैसी समस्याएं बढ़ी है। चयन प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग नीति स्पष्ट न होने के कारण नियुक्ति टलती रही। आदेश में 5वीं पास योग्यता और 4,000 रुपये मानदेय तय किया गया था, लेकिन फाइलें अब भी अटकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के आरएसएस अपंजीकृत संगठन वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसलिए तब रजिस्ट्रेशन संभव नहीं था। स्वतंत्र भारत में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और आयकर विभाग तथा अदालतों ने संघ को कानूनी मान्यता दी है। भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस में केवल हिंदुओं को अनुमति है, लेकिन हर वह व्यक्ति जो खुद को भारत माता का पुत्र मानता है संघ में आ सकता है। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कप सिरप के जरिए नशे का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है, जिसकी सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक की गई। लखनऊ की अर्पिक फार्मास्यूटिकल और इंडिका लाइफ साइंसेज कंपनियों पर फर्जी बिल और गलत लाइसेंस नंबर से सिरप बेचने के आरोप है। जांच में पता चला है कि इन सिरपों को औषधि नहीं बल्कि नशे के रूप में बेचा जा रहा था। औषधि विभाग ने 16 एफआईआर दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 मेडिकल स्टोरों पर कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है और 115 नमूनों की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में 5,16,000 डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की है, जिनमें गोरखपुर के 5,26,000 वोटर शामिल है। जिला प्रशासन ने आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन शुरू कर दिया है। अब तक 7,245 मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। एडीएम विनीत सिंह के अनुसार बीएलओ भौतिक सत्यापन कर सही निवास स्थान वाले मतदाताओं के आधार के अंतिम 4 अंक दर्ज कर रहे हैं। अभियान में 4,63,000 नए वोटर जोड़े गए, जबकि 2,40,000 नाम हटाए गए। अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पंचबड़ी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को वोट चोरी छिपाने की व्यवस्था बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान वोट चोरी की। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इस संबंध में पुख्ता सबूत है, जिन्हें वे धीरे धीरे सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर हमला हो रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त की मिलीभगत है। राहुल गांधी 2 दिवसीय पंचबड़ी दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। लखनऊ में सुबह से धुंध छाई रही, जिससे ठंड का असर महसूस किया जा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। बरेली और कानपुर सबसे ठंडे जिले रहे, जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
लखनऊ में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में रविवार को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार भी नजर आए थे। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटे में ठंड बढ़ने की चेतावनी भी दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।